नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी के अंतर्गत राष्ट्रीय परिदृश्य। तो इसमें जो आर्टिकल रहेंगे वो रहेंगे जल शक्ति अभियान कैच द रेन, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने का जो स्मरणोत्सव कार्यक्रम बनाया गया उसके बारे में, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों का नामकरण कर दिया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, असम में 10,900 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा चेन्नई और हैदराबाद में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है, कोच्चि वाटर मेट्रो राष्ट्र को समर्पित की गई है, आम आदमी पार्टी जो है इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 MKI में जो है उड़ान भरी है। तो इन आर्टिकल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जल शक्ति अभियान कैच द रेन। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे JSACTR 2023 के अंतर्गत जल जीवन मिशन ने 150 जल संकटग्रस्त जिलों की पहचान की है। तो इसके अंतर्गत कितने संकटग्रस्त जिलों की पहचान की गई है? 150 जिले ऐसे हैं जहां पर जल की कमी है। इस अभियान की समीक्षा बैठक की गई अप्रैल 2023, 21 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई। ठीक है, तो ये एक समीक्षा बैठक थी। एक और ध्यान रख लीजिए कि आम पोखरी अभियान है उड़ीसा का। तो उड़ीसा के शहरी क्षेत्रों के अंदर जल निकायों के कायाकल्प के लिए शुरू किया गया अभियान है आम पोखरी अभियान। तो याद रखिए, आम पोखरी अभियान कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। और ये है शहरी क्षेत्रों में जल निकायों के कायाकल्प के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। जल शक्ति अभियान की बात करें कैच द रेन 2023, तो इसमें जो है इसका जो थीम रहा वो है पीने के पानी के लिए स्रोत स्थिरता। ठीक है, इसकी थीम याद रखिए, पीने के पानी के लिए स्रोत स्थिरता। कैच द रेन 2023 की थीम है ये। तो इसकी गतिविधियाँ, जो आगामी गतिविधियाँ होगी उसकी सूची है, 5 पॉइंट है इसके। फर्स्ट है जल संरक्षण और वर्षा जल का संचयन। दूसरा है सभी जल निकायों की गणना, भू टैगिंग और सूची बनाना और इसके आधार पर जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजना तैयार करना। तीसरा है सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना करना। और चौथा है सघन वनीकरण और जागरूकता पैदा करना। तो JSACTR, ठीक है, ये जो कैच द रेन के अंदर जो है ये 2023 में गतिविधियाँ शामिल की गई है। जल शक्ति अभियान की बात कर लेते हैं। तो जल शक्ति अभियान को स्टार्ट किया गया था 2019 के अंदर और इसके बाद में 2019 के बाद 2020 के अंदर कैच द रेन अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, तो 19 में तो स्टार्ट किया गया था जल शक्ति अभियान और 20 में जो है इसमें ऐड कर दिया गया कैच द रेन अभियान। तो इसमें क्या किया जाता है कि वर्षा जल और जल के संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है अभियान के तहत। और ये अभियान 2021 और वर्ष 2022 में अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित किया गया। नेक्स्ट है, तो इसमें इतना याद रखिए कि जल शक्ति अभियान 2020 में 19 में स्टार्ट किया गया, 20 में कैच द रेन स्टार्ट किया गया और अभी 23 में इसकी समीक्षा बैठक हुई है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट इसके अंदर गतिविधियों के अंदर शामिल की गए हैं। इसकी थीम है पीने के पानी के लिए स्रोत स्थिरता। और इसके अलावा एक और है इसमें आम पोखरी अभियान। आम पोखरी अभियान कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा के शहरी क्षेत्रों में जल निकायों के जो है कायाकल्प के लिए इसको शुरू किया गया है आम पोखरी अभियान को। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर जो है स्मरणोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो पहला इसमें क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है मैसूर कर्नाटक के अंदर। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये कार्यक्रम जो हुआ प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर, आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में और 2023 में इसके जो है 50 साल पूरे हुए हैं। तो इसके अंदर इन्होंने 5वें चक्र की जो है सारांश रिपोर्ट का विमोचन किया है इसके अंदर। और
ये जो है इसका नाम है अखिल भारतीय बाघ अनुमान। ये है 5वां चक्र, और इसकी रिपोर्ट के अंदर इस जो है ये इसकी घोषणा की है मोदी जी ने। इसके बाद में एक और शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBC इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इसका भी शुभारंभ किया है 50 वर्ष पूर्ण होने पर। अब जो ये रिपोर्ट ऊपर हमने देखी है 5वें चक्र की अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट, इसके अंदर भारत के अंदर जो बाघों की संख्या है वो न्यूनतम संख्या बताई गई है 3167। तो 3167 की संख्या में वर्तमान में हमारे बाघ है। लगभग 2018 में थे 2967 बाघ। तो इसमें जो है वृद्धि हो गई है 2018 की तुलना में 2022 में। और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 6.74% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। तो इसमें तस्वीरें खींची गई अलग अलग एंगल से, उसके आधार पर अनुमान लगाया गया है कि बाघों की न्यूनतम संख्या इंडिया में वर्तमान में कितनी है? 3167 बाघ है वर्तमान में। तो इसमें जो लैंडस्केप दिए गए हैं, अलग अलग लैंडस्केप में कितने कितने बाघ है। तो पश्चिमी घाट की लैंडस्केप में 2018 के अंदर 981 बाघ थे और 2022 में ये घट गए। इसी के बाद में है शिवालिक लैंडस्केप के अंदर 2018 में थे 646 बाघ और ये बढ़ गए हैं और इनकी संख्या हो गई है 804। मध्य भारतीय लैंडस्केप की बात करें तो बाघों की संख्या 1033 से बढ़कर कितनी हो गई है? 1161। पूर्वोत्तर लैंडस्केप में 194 थे और अब वर्तमान संख्या हो गई है 219। सुंदरवन लैंडस्केप की बात करें तो 88 से बढ़कर कितने हो गए हैं? 100 बाघ हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 के अंदर, और उस समय जब ये स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, उस समय पर कुल कितने थे? 9 टाइगर प्रोजेक्ट थे। और ये जो प्रोजेक्ट 9 थे, ये 9 टाइगर प्रोजेक्ट ये फैले हुए थे 18,278 वर्ग किलोमीटर के अंदर। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में टाइगर रिजर्व है 53। तो 53 याद रखिए वर्तमान में टाइगर रिजर्व है। और ये जो फैले हुए हैं, ये फैले हुए हैं 75,796 वर्ग किलोमीटर के अंदर। तो लगभग 76,000 वर्ग किलोमीटर पे ये फैले हुए हैं। और ये जो है भारत के भूभाग का 2.3% है। मतलब भारत की जितना भूभाग है उसके 2.3% पर टाइगर रिजर्व है। IBCA की बात करें तो IBCA हमने ऊपर पढ़ा था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसके अंदर विश्व की 7 प्रमुख बिग कैट है। ठीक है, विश्व की 7 प्रमुख बिग कैट कौन कौन सी है? बाघ है, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। तो ये याद रख लीजिए अगर आप स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, PSC लेवल की, तो सारे याद रखने पड़ेंगे। 7 प्रमुख बिग कैट है, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। इस अलायंस का उद्देश्य क्या है? ये जो 7 कैट है, इसके प्राकृतिक आवासों को कवर करने वाले 97 रेंज देशों तक पहुंचना है। नेपाल जो है भारत की इस पहल में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो भारत ने स्टार्ट किया है, IBCA को शुभारंभ किया है, और इसमें जो भारत के साथ शामिल हुआ देश है वो है नेपाल। तो ये ध्यान रखिए कि इसके अंतर्गत 97 ये जो 7 प्रजातियां हैं कैट्स की, तो 97 रेंज देशों तक पहुंचना है इसका उद्देश्य। भारत के अंदर जैव विविधता की बात करें तो भारत के पास दुनिया की कुल भूमि का कितना परसेंट है? 2.4% है भारत की भूमि। और ये जो है वैश्विक जैव विविधता के अंदर 8% का योगदान देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है इंडिया, 8%। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रेंज वाला भी देश है। तो ये याद रखने लायक पॉइंट है कि भारत के अंदर जो है दुनिया के सबसे बड़ा टाइगर रेंज वाला देश है भारत। भारत लगभग 30,000 हाथियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा एशियाई एलिफेंट रेंज वाला देश भी है। कितनी हाथी है? 30,000, लगभग 30,000 हाथी है इंडिया के अंदर, और विश्व के सबसे बड़े एशियाई एलिफेंट रेंज वाला भी देश है। एक सींग वाले गेंडों की बात करें जो कि असम में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी आबादी भी भारत के अंदर है। और एक सींग वाले गेंडों की संख्या यहाँ लगभग कितनी है? 30,000। तो 30,000 ही तो हाथी है
और 30,000 ही गैंडे हैं इंडिया के अंदर। इसके साथ ही सबसे बड़ी संख्या है इंडिया में। भारत जो है एशियाई शेरों वाला विश्व का एकमात्र देश है। भारत एकमात्र देश है जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। इन शेरों की आबादी 2015 में थी 525 और 2022 में हो गई है 675। कितनी हो गई है? 675 हो गई है। 525 से बढ़कर एशियाई शेर, और ये केवल भारत में ही पाए जाते हैं। और तेंदुओं की आबादी की बात करें तो भारत में विगत 4 वर्षों में 60% से ज़्यादा जो है तेंदुओं की संख्याओं में वृद्धि हुई है। रामसर साइट्स की बात करें तो जो है 11 और जोड़ दिए गए हैं, और वर्तमान में जो है रामसर साइट्स कितनी है? 75 है इंडिया में। भारत ने वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 तक 2200 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि को वन और वृक्षों से आच्छादित किया है। ठीक है, तो 2019 की तुलना में 2021 में कितने वर्ग किलोमीटर को कवर किया है? 2200 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें वन और वृक्षों से आच्छादित किया है, मतलब यहाँ पर पेड़ लगाए हैं 2200 वर्ग किलोमीटर में। पिछले दशक में सामुदायिक रिजर्व की संख्या जो है 43 से बढ़कर 100 से अधिक हो गई, और वैसे राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों जिनके आसपास इको सेंसिटिव जोन अधिसूचित किए गए थे, उनकी संख्या जो है 9 से बढ़कर कितनी हो गई? इको सेंसिटिव जोन की संख्या 468 हो गई है। ठीक है, तो पिछले दशक के अंदर सामुदायिक रिजर्व की संख्या 43 से बढ़कर कितनी हो गई है? 100 से अधिक हो गई है। और इको सेंसिटिव जोन जो है इनकी संख्या 9 से बढ़कर कितनी हो गई है? 468। नेक्स्ट आर्टिकल है नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए गए चीतों का नामकरण किया गया है। तो नामीबिया से लाए गए हैं और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं चीते भारत में, और ये कहाँ पर रखे गए हैं? कुनू नेशनल पार्क के अंदर। तो ये थे 12 और 8। ठीक है, तो 8 तो लाए गए थे नामीबिया से और 12 लाए गए थे दक्षिण अफ्रीका से। तो 8 में से एक जो है, एक की मृत्यु हो गई मार्च 2023 में, तो 7 बचे हैं। तो 7 नामीबिया से, और जो है ये 12 जो है ये लाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका से। तो इनका नाम जो है भारतीय नाम कर दिया गया है सभी का नाम। जैसे आशा पहले का नाम था, तो इसका नाम आशा रख दिया गया है। ओबन था, पवन रख दिया गया है। तो ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि ये सासा थी जिसकी मृत्यु हुई है, ये भी याद रख लीजिए कि 5 वर्षीय मादा चीता थी सासा। इसकी 27 मार्च 2023 को जो है मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आर्टिकल है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री है अमित शाह। इन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है, और ये कहाँ से किया है? अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव है किबितू। ठीक है, किबितू में शुभारंभ किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। इस अवसर पर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश सरकार की जो है 9 माइक्रो हाइडल परियोजनाओं और 120 करोड़ लागत की आईटीबीपी इसकी 14 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव है किबितू में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, इसमें उत्तरी सीमा से सटे 19 जिले जो हैं, इसके 46 ब्लॉकों में 2967 गाँव की व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। कितने गाँव की पहचान की गई है? 2967 गाँव की जो है पहचान की गई है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के लिए। इसमें पहले चरण में 11 जिले, 28 ब्लॉक और 1451 गाँव को शामिल किया गया है, और इस पे वित्त व्यय आएगा 4800 करोड़ का। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का लक्ष्य है पूरी उत्तरी सीमा के जो सभी गांव है यहाँ से पलायन को रोकना। उत्तरी सीमा में जो भी गांव बसे हुए हैं वहाँ से पलायन को रोकना, पर्यटन को बढ़ावा देना, और शहरों जैसे सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसके लिए है? जो उत्तरी सीमा के से सटे गांव हैं उनसे संबंधित है। ये पलायन से प्रभावित गांव में पूर्ववर्ती स्थिति लाने का 5 वर्ष का लक्ष्य रखा गया है।
तो पहले की स्थिति वापस ऐसी स्थिति हो जाए, वहाँ पर आधारभूत जो है सुविधाएं डेवलप हो जाए, इसके लिए 5 वर्ष का इसमें टारगेट रखा गया है। कार्यक्रम के तहत 3 स्तर पर गाँव के विकास के काम होंगे। वाइब्रेंट विलेज के तहत गाँव में बसे सीमावर्ती गाँव में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं हो। वित्तीय समावेशन और आर्थिक अवसरों को प्रोत्साहन देने का काम भी होगा इसमें। पर्यटन, स्थानीय संस्कृति और भाषा का संरक्षण और संवर्धन करते हुए इन गांवों का विकास किया जाएगा। पलायन रोकने के लिए रोजगार की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाएगी। तो ये जो उत्तरी सीमा से सटे गांव हैं, इनसे पलायन को रोकने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, असम में 10,900 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो 10,900 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, इनका शिलान्यास किया गया है। इसमें 500 टीडीपी मैनथोल संयंत्र का उद्घाटन और 5 रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो 500 टीडीपी का मैनथोल संयंत्र लगाया गया है कहाँ पर, असम में, और 5 रेलवे परियोजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। अन्य कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजित किए गए, जिसमें भाग लिया मोदी जी ने, इसमें था गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लिया। असम कोप, ठीक है, असम कोप का भी शुभारंभ किया है। असम कोप क्या है? असम पुलिस के द्वारा डिजाइन किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है असम कोप, और ये जो है अपराध और आपराधिक नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, आपराधिक नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम और वाहन राष्ट्रीय रजिस्टर के डेटाबेस की मदद से अभियुक्तों और वाहनों की खोजने की सुविधा प्रदान करता है। तो एक डेटाबेस रहता है और उसकी मदद से अभियुक्त जो भी होगा और वाहनों को खोजने की सुविधा ये प्रदान करता है। एम्स जो है, इसका लोकार्पण किया गया इस अवसर पर। तो एम्स गुवाहाटी और अन्य 3 मेडिकल कॉलेजों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अस्पताल की आधारशिला प्रधानमंत्री जी के द्वारा मई 2017 में रखी गई थी और इसका अब लोकार्पण किया गया है, ठीक है। तो एम्स गुवाहाटी बनेगा। उन्होंने असम उन्नत स्वास्थ्य देखभाल नवाचार संस्थान की आधारशिला भी रखी, असम उन्नत स्वास्थ्य देखभाल नवाचार संस्थान। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने पात्र जो लाभार्थी है इनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित किया, ठीक है। और इसके साथ ही इन्होंने आपके द्वार आयुष्मान अभियान की शुरुआत की। असम के गवर्नर की बात करें तो वो है गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1948 में और इसने मार्च 2013 तक देश के 7 उत्तर पूर्वी राज्य है असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, इसके लिए साझा अदालत के रूप में कार्य किया गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1948 में। वर्ष 2023 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए अलग हाई कोर्ट बनाया गया, उच्च न्यायालय बनाया गया 2013 में, मतलब 1948 से तो वही था, ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसके बाद में 2013 में बात करें तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये 3 हैं, इनके लिए अलग से उच्च न्यायालय बनाए गए। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के दायरे में अब आता है असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो 4 आते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। कौन कौन आते हैं? असम आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है और अरुणाचल प्रदेश आता है। गुवाहाटी में इसकी प्रमुख पीठ है गुवाहाटी में, और कोहिमा नागालैंड, आइजोल मिजोरम और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में इसकी 3 जो है स्थायी पीठ है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा चेन्नई और हैदराबाद में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। तो तमिलनाडु के अंदर जो है इन्होंने एल्मस्टम क्रिकेट ग्राउंड है, इसमें विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और ताम्बरम और सेनगोटई के बीच एक्सप्रेस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को इन्होंने हरी झंडी दिखाई है तमिलनाडु में। और ये जो है पहले इस प्रधानमंत्री ने MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाकर इन्होंने रवाना किया। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद के अंदर 11,300 करोड़ की जो है विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया है मोदी जी ने, और इसमें भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट है, कोची वाटर मेट्रो जो है राष्ट्र को समर्पित की गई है, और ये जो है वाटर मेट्रो है, ध्यान रखना,
कोची वाटर मेट्रो। और ये है केरल के त्रिवंतपुरम जो है देश की पहली वाटर मेट्रो, कोची वाटर मेट्रो है। इसको स्टार्ट किया है, हरी झंडी दिखाई है मोदी जी ने। तो कहाँ स्थित है ये? केरल के त्रिवंतपुरम में पहली कोची वाटर मेट्रो जो है राष्ट्र को समर्पित की गई है। अपनी किस्म की ये पहली परियोजना जो है कोची के आसपास के 10 द्वीपों को बैटरी चालित हाइब्रिड नौकाओं के माध्यम से कोची शहर को बाधा रहित रूप से कनेक्टिविटी प्रदान करती है। मेट्रो कुल 78 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कितनी तय करेगी? 78 किलोमीटर की। और इस मेट्रो में 78 इलेक्ट्रिक बोट्स जोड़ी गई है। इसके संचालन के लिए 38 हाइब्रिड घाट यानी टर्मिनल भी बनाए गए हैं। तो पहली वाटर मेट्रो है ये, और ये कोची केरल के अंदर जो है इसका शुभारंभ किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो दक्षिण राज्य केरल के अंदर भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो पहली जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाराणसी और नई दिल्ली के बीच इसका उद्घाटन किया गया था। 2019 की बात है ये, 15 फरवरी 2019 को वाराणसी और नई दिल्ली के बीच में स्टार्ट किया गया था, जो देश की राजधानी दिल्ली को वाराणसी से जोड़ती है ये। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो नई दिल्ली SMVD कटरा। ठीक है, ये दूसरी है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। कौन सी है ये? सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और ये है मेड इन इंडिया। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और मेड इन इंडिया पर आधारित है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहली ट्रेन है जो स्वदेशी सेफ्टी सिस्टम कवच के अनुकूल है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। और भारतीय रेलवे के इतिहास की पहली ट्रेन है जिसने बिना किसी अतिरिक्त इंजन के सह्याद्री घाट की ऊंची चढ़ाई पूरी की है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने चढ़ाई की है किसके? सह्याद्री घाट की। नेक्स्ट, डिजिटल साइंस पार्क। तो नरेंद्र मोदी जी ने तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर डिजिटल साइंस पार्क का भी शुभारंभ किया है। ठीक है, डिजिटल साइंस पार्क क्या है? इसकी परिकल्पना शिक्षा के सहयोग से उद्योग और व्यावसायिक इकाइयों के द्वारा डिजिटल उत्पाद और सेवाओं को विकसित करने के लिए एक प्रमुख शोध सुविधा के रूप में की गई है। इसमें जो सुविधाएं रहेगी वो तीसरी पीढ़ी के साइंस पार्क के रूप में डिजिटल साइंस पार्क में उद्योग 4.0 तकनीक जैसे AI हुआ, डेटा एनालिटिक्स हुआ, साइबर सुरक्षा हुई, स्मार्ट सामग्री आदि के क्षेत्र में उत्पादों के विकास को समर्थन करने के लिए सामान्य सुविधाएं इसके अंदर होगी। तो डिजिटल साइंस पार्क है, और इसकी परिकल्पना में जो है शिक्षा के सहयोग से उद्योग और व्यावसायिक उत्पादों और सेवाओं को विकसित करना है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुकोई 30 MKY है इसके अंदर उड़ान भरी है। तो ये भरी है हमारे राष्ट्रपति जी ने सुकोई 30 MKY जो है लड़ाकू विमान, इसके अंदर उड़ान भरी है, जो देश की दूसरी राष्ट्रपति है। ठीक है, जिन्होंने उड़ान भरी है, और युद्धक विमान के अंदर उड़ान भरने वाली देश की जो है चौथी राष्ट्रपति है। ठीक है, तो सुखोई MKY फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली तो देश की दूसरी राष्ट्रपति है, और युद्धक विमान में उड़ान भरने वाली देश की चौथी राष्ट्रपति है। इससे पहले बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद। भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान इसमें उड़ान भर चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा पाटिल ने वर्ष 2009 में सुखोई में उड़ान भरी थी। तो द्रौपदी मुर्मू से पहले किसने उड़ान भरी थी? प्रतिभा पाटिल जी ने, और ये भरी थी सुखोई के अंदर। और लड़ाकू विमान की बात करें तो इससे पहले 3 राष्ट्रपतियों ने इसमें उड़ान भरी है।